बेटा मानव परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसका कुछ लास्ट टॉपिक बचते हैं। एक तो आता है आपका जो हृदय स्पंदन का नियंत्रण है वो, है ना? यानी हृदय का जो हार्ट बीट होती है वो किसके नियंत्रण में होती है? हमारे नियंत्रण में होता है कि हार्ट का जो धड़कना है वो नहीं। रात भर धड़का है बेचारा हृदय, सुबह उठ के बोल दे बेचारा 12 घंटे से तू धड़क रहा है, थक गया है, अब तो तू रेस्ट कर ले। नहीं बोलते ना, हमारे नियंत्रण में ही नहीं है, इसीलिए क्या है, अनैच्छिक है ना? तो हृदय को हम यही करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा आता है हृदय स्पंदन का नियंत्रण, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? दूसरा टॉपिक हमारा जो है लसिका तंत्र बचता है और उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है, उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसे बनता है वो हमको क्या करना है, देखना है ना? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर ईसीजी जो बनती है, जो आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको ऐसे-ऐसे करके दिखाता है ना? और या फिर सीरियल्स के अंदर मोस्ट ऑफ आप लोग देखते हो कि ऐसे जा रहा है, हीरो है उसके जो सीधी लाइन आ गई दैट मीन्स मर गया, है ना? तो वही चीज़ है। तो जो ग्राफ बनता है उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हृदय स्पंदन का जो नियंत्रण होता है, तो हृदय स्पंदन की जो दर होती है ना? वो देखो मनुष्य का सबसे पहला है कि जो हृदय स्पंदन की जो क्रिया होती है, हार्ट बीट होती है मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स होना है, वो हमारे नियंत्रण में है नहीं, तो अनैच्छिक है, ठीक है? और हमारा जो हार्ट है वो पेशीय जन है, मतलब पेशियों के द्वारा मायोजेनिक है ना, मतलब पेशियों के द्वारा, पेशी की जो गुंडी होती है, एसएएन और एवीएन पढ़ाई है। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, समझ में आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है? तो एसएएन नामक जो गुंडी होती है, कहाँ पाई जाती है हमारे हार्ट के बेटा? 4 चेंबर के अंदर कौन सी जगह पे? ये जो हमारा है दायाँ आलिंद है ना? तो दाएँ आलिंद के जो महाशिरा होती है हमारी पश्च अग्र वाली, उसके पास में जो एक इस तरह से संरचना पाई जाती है जिसको एसए नोड कहा जाता है। इससे जो है उत्तेजन यानी सिकुड़ने, रिलैक्स होने की जो उत्तेजन है वो यहीं से प्रारंभ होते हैं। इसको एसएएन कहा जाता है। ये पेशीय गुंडी होती है, मतलब पेशी से निर्मित संरचना है, बटन जैसी। समझ में आ गया? तो एसएएन नोड जो होता है वहाँ पर उसके द्वारा हृदय का जो सिकुड़ना, रिलैक्स होना क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है। और जो अन्य प्राणी होते हैं लोअर कैटेगरी के एनिलिड्स वगैरह, उसके अंदर कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है हृदय का धड़कना, बट हमारे अंदर तो है नहीं, है ना? बट ये देखो कि हृदय स्पंदन की जो रेट होती है, धीमा है या स्लो है ना? ये कंट्रोल होती है मस्तिष्क के द्वारा, है ना? ये नहीं है सिकुड़ना, रिलैक्स होना, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना? लेकिन उसकी स्पीड कितनी होगी, फास्ट होगी, स्लो होगी, ये जो है हृदय स्पंदन की जो दर होती है, जो गति होती है, वो किसके नियंत्रण में होती है? हृदय केंद्र या कार्डिक केंद्र जो होता है उसके अंदर होती है। कहाँ पाया जाता है? मेड्यूला ओब्लोंगेटा में पाया जाता है। अब मैडम सुना-सुना सा लग रहा है, पता नहीं क्या है? पश्चिम मस्तिष्क जो हम पढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क को कितने हिस्सों में बाँटते हैं? 10th में थोड़ा-सा रिवाइंड करते हैं, तो जो मानव मस्तिष्क है उसको 3 हिस्सों में बाँटते हैं, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क, है ना? तो जो पश्चिम मस्तिष्क होता है बेटा हमारा, तो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, उस पश्चिम मस्तिष्क का जो मध्य वाला भाग होता है ना, जो अनुमस्तिष्क होता है वो जो सेकंड बड़ा भाग होता है ना, फिर उसके बाद क्या होता है? अनुमस्तिष्क आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, पोन्स आता है कि नहीं आता है ना? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होती है जिससे क्या निकलती है? मेरु रज्जु निकलती है आगे चलकर। तो जो हमारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण ही कौन होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा माना जाता है। जो ऐसी क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो वो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है उसके कौन से भाग में नियंत्रित होती है? किसके भाग द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। तो हृदय की दर जो होती है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मतलब जैसे ये मस्तिष्क है तो इसका ये जो एंड वाला सिरा होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो है हृदय केंद्र पाया जाता है, या जिसको कार्डिक केंद्र कहते हैं। ये कार्डिक केंद्र क्या करता है बेटा? जो हमारी हृदय की गति है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है? अब हृदय का जो नियंत्रण करने, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया मतलब तंत्रिका का नियंत्रण आ गया यहाँ पे, इसकी रेट का, स्पीड का, है ना? धीमी गति से धड़केगा या फास्ट धड़केगा। तो जो तंत्रिका भी आ गई यहाँ पर, और इनका हार्मोन का भी नियंत्रण होता है, मतलब इसकी दर पर किसका नियंत्रण होता है? हमारे हृदय की धड़कने की जो रेट होती है, स्पीड होती है, उस पे तंत्रिका का भी नियंत्रण आ जाता है और हार्मोन का भी नियंत्रण आ जाता है, मतलब दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं। कैसे? अब देखो तंत्रिका नियंत्रण जो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर
तंत्रिका नियंत्रण यानी इस हृदय जो केंद्र है यानी कार्डिक केंद्र है उसके दो भाग हैं। कार्डिक केंद्र यानी ये जो हृदय केंद्र है जो कि कहाँ उपस्थित है, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा के अंदर, ठीक है। तो या ये जो हृदय केंद्र है ना, इस हृदय केंद्र के दो भाग हैं, ठीक है। हृदय केंद्र के कितने भाग है, हृदय केंद्र के कितने भाग है बेटा, दो भाग है। कौन कौन से, पहला है कार्डिक त्वरक और दूसरा कार्डिक निरोधी। निरोधी मतलब रोकने वाला और त्वरक मतलब बढ़ाने वाला, आगे बढ़ाने वाला। तो ये हिस्सा क्या करेगा, हृदय की गति को बढ़ाएगा और ये हिस्सा क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। तो कैसे होता है ना, यानी तंत्रिका का नियंत्रण भी होता है और हार्मोन का भी नियंत्रण होता है, तो दोनों कंबाइनली वर्क करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे नियंत्रित करते हैं ये तंत्रिका और हार्मोन मिलकर इन क्रियाओं को। तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर कि हृदय केंद्र के दो भाग होते हैं। ये मैंने ये लाइनें हटा दी बेटा, ध्यान रखना कि हृदय की धड़कन पर नियंत्रण तंत्रिका और हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने लिख दिया है। फिर नियंत्रण कैसे होता है, हार्मोन और तंत्रिका कैसे नियंत्रण करते हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा मेडुला ऑब्लेंगेटा के अंदर उपस्थित जो केंद्र होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, कार्डिक केंद्र। तो कार्डिक केंद्र के अंदर कितने हिस्से होते हैं, दो होते हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो कौन सा है, पहला कार्डिक त्वरक, त्वरक यानी बढ़ाने वाला, ठीक है, और निरोधी मतलब रोकने वाला। तो अब क्या होगा, कार्डिक त्वरक भाग जो होती है इससे क्या निकल रही है, मस्तिष्क का भाग है तो तंत्रिकाएं तंतु निकलती है। तो जो कार्डिक केंद्र का जो कार्डिक त्वरक भाग है उससे क्या निकलती है, दो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का पार्ट है मानव के, है ना। तो अनुकंपी तंत्रिका तंतु इस भाग से क्या करते हैं, निकलते हैं। ये निकलकर हृदय के कौन से नोड पे जाते हैं, ऐसे नोड पर। यानी यहाँ पर ऐसे नोड पर दो आते हैं, क्या चीज, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। कहाँ से निकल कर आते हैं, मेडुला ऑब्लेंगेटा में उपस्थित कार्डिक केंद्र का जो त्वरित भाग होता है वहां से निकल कर आते हैं, ठीक है। सूचना को लेकर आएंगे। अब ये जैसे ही मैसेज यहाँ पर आ जाता है ऐसे नोड पर, तो एड्रेनलिन हार्मोन यानी अधिवृक्क हार्मोन है जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर टोपी के समान एक ग्रंथि होती है जिसको एड्रेनलिन ग्रंथि कहते हैं। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखो तंत्रिका तंतु भी काम आ रहा है और हार्मोन भी काम आ रहा है। दैट मीन्स मानव हृदय जो है उसकी गति को तंत्रिका तंतु और हार्मोन दोनों ही क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। फिर आता है यहाँ पर निरोधी यानी रोकना। ज्यादा स्पीड हो जाती है, स्पीड ज्यादा हो जाती है तो बीपी हाई हो जाता है और कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी ना। तो यहाँ पर ये देखो कार्डिक निरोधी भाग जो होता है यानी हृदय में जो ब्लड फ्लो की दर है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो क्या होगा, अब वो कार्डिक जो हमारा केंद्र है उसका दूसरा भाग कौन सा है, कार्डिक निरोधी भाग। निरोधी मतलब रोकने वाला, रोकने वाला मतलब स्पीड को कम करने वाला। तो कार्डिक निरोधी भाग से दो परानुकंपी वेगस तंत्रिका निकलती है। यहाँ कौन निकलता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है, गति को बढ़ाता है। परानुकंपी क्या करता है, धीरे करता है, हम लोगों ने पढ़ा है 10th के अंदर। तो यहाँ पर परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिकाएं तंतु निकलते हैं दो। ये मैसेज को कहाँ लेके जाते हैं, एसएन नोड पर। एसएन नोड पर जैसे ही सूचना पहुंचती है तो एसिटाइल कोलिन जो है उसका स्त्राव क्या होता है, होना शुरू हो जाता है। एसिटिल कोलिन जो है वो स्रावित होता है तो इसकी गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्पीड को बढ़ाते या घटाते हैं, तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि है ना, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है बेटा, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना। उपापचय क्रियाएं कौन सी होती है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, जिसके फलस्वरूप क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा अगर शरीर के अंदर ज्यादा हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट, उपापचय क्रिया ज्यादा हो जाती है, तो हृदय की गति, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी तो आप स्पीड से भागना शुरू कर दोगे। तो सेम है कि उपापचय क्रियाएं बढ़ जाती है, ऊर्जा की दर बढ़ जाती है, बीएमआर, ठीक है, बीएमआर जो है वो बढ़ जाता है ना। तो हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा शरीर के अंदर CO2 की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है तो भी हृदय की गति बढ़ जाती है। कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो भी हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गया। फिर उसके अलावा जब हमें गुस्सा आता है, हम डरते हैं तो भी हार्ट रेट क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्या करती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है। फिर आता है हृदय की गति को कम कौन करते हैं, तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है तो हृदय की गति क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। NaCl होता है, नमक कम खाते हैं ना जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ पर NaCl यानी सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्या करते हैं, हृदय की गति को धीमा करते, कम कर देते हैं। समझ आया? उसके बाद आता है एसिटाइलकोलिन, ये भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इस तरीके से हृदय की जो दर है, जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या होती है, कम ज्यादा होती है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा तंत्र है, तुम किताब में तो नहीं दे रखा बेटा ब्रीफली, बट यहाँ से समझो, 12th का अच्छे से हुए दिया हुआ है, तो मैं 12th की बुक से आपको ये समझा रही हूँ, लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र है ना, तो इसको अच्छे से आप क्या करें, पढ़ लें। तो देखो क्या कह रहा है ये, मानव लसिका तंत्र अभी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो मानव लसिका तंत्र जो है देखो, मानव लसिका तंत्र जो है किस किस से मिलकर बना हुआ है, पहला है लसिका, यानी रक्त के समान ये तरल भाग है। लसिका वाहिनियां, ठीक है, जैसे धमनी और शिरा होती है, वैसे ही लसिका तंत्र में क्या पाया जाता है, लसिका वाहिनियां पाई जाती है। रक्त की जगह क्या पाया जाता है, लसिका तरल पाया जाता है। और लसिका पर्व जो है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज होती है। मतलब लसिका तंत्र का निर्माण किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, लसिका जैसे रक्त है उसी तरीके से लसिका तंत्र में लसिका पाया जाता है। लसिका वाहिनियां पाई जाती है, जैसे हमारे धमनी और शिरा पाई जाती है, वैसे ही लसिका तंत्र की वाहिनियां क्या कहलाएगी, लसिका वाहिनियां कहलाएगी। और ये होगी नेक्स्ट लसिका पर्व जो होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि लसिका क्या चीज होती है। सबसे पहले हम किसको समझेंगे, लसिका। लसिका क्या चीज है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो लसिका तंत्र में लसिका तरल रूप में क्या होता है, बहता रहता है। रुधिर केशिकाओं में रक्त दाब से छनकर आ जाता है। ये रुधिर जो केशिका होती है पतली पतली, यानी धमनी और शिरा से पतली नलिका को हम केशिका कहते हैं। तो इसके अंदर जो रक्त उपस्थित होता है ना, ठीक है, केशिका, देखो जैसे ये उत्तक है, ये हमारे पास क्या है, उत्तक है, ठीक है। अब उत्तक के चारों ओर क्या पाई जाती है, केशिका पाई जाती है। केशिकाओं में क्या भरा रहता है, रक्त भरा रहता है। अब ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, केशिका पे ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये रक्त छनकर कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो ये उत्तक किसमें डूब जाएंगे, लसिका में डूब जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर रक्त दाब से के कारण रुधिर केशिकाओं से क्या होता है, जो है रक्त छनकर आ जाता है, वही लसिका कहलाता है। मतलब छने हुए रक्त को हम क्या कहते हैं, लसिका या लिम्फ कहते हैं। पर लसिका और रक्त में फिर भी क्या है, अंतर है। अब लसिका की क्या जो विशेषताएं होती है कि ये रंगहीन होता है, अल्प पारदर्शक होता है, क्षारीय होता है, संवहन उत्तक होता है। रक्त का मतलब संवहन उत्तक ही है, ठीक है, क्योंकि रक्त से छनकर इसका निर्माण हुआ था। रक्त क्या है, एक संबंध तक है, इसलिए यह रक्त के प्लाज्मा जैसा ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि ये रक्त के प्लाज्मा जैसा होता है, लेकिन प्लाज्मा के और इसके अंदर अंतर ये होता है कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस जो है रक्त प्लाज्मा से क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस कम पाए जाते हैं, किसमें, लसिका के अंदर। और उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। लसिका में थ्रोम्बोसाइट यानी बिंबाणु तथा लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती। देखो क्या लिखा है, यह रंगहीन होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है बेटा, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाल रुधिर कणिका छनकर ही नहीं आ रही, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रंगहीन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, सिर्फ ना तो बिंबाणु आ रहे हैं, ना लाल रुधिर कणिका आ रही है। कौन आ रहा है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी आ रही है। और डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, रंगहीन होती है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट जो है लसिकाणु, इसमें क्या होती है, पाई जाती है। तो ये हो गया, ये एक तरल पदार्थ है, यानी छने हुए रक्त को हम लसिका कह रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ज्यादा होते हैं। रक्त, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस इसकी मात्रा कम पाई जाती है। इसके अंदर जो है ना तो आरबीसी होती है, ना ही बिंबाणु होती है, सिर्फ ल्यूकोसाइट्स जो होती है, डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट्स जो होती है, सॉरी, लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या होती है, पाई जाती है। फिर आता है सेकंड पार्ट लसिका तंत्र का, वो है लसिका वाहिनियां। ये देखो यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, तो ये जो आप सब देख रहे हो, ये इस तरीके से ये जो लाइंस जा रही है, ये क्या है, लसिका वाहिनियां। इनके अंदर क्या बहता है, रक्त बहता है, ठीक है। तो देखो लसिका वाहिनियां, लसिका भी रक्त के समान शरीर में क्या होता है, बहता रहता है। जैसे शीरा क्या करती है बेटा, शीरा कहाँ से कहाँ लेकर जाती है ब्लड, शीरा जो है वो अंगों से क्या करती है, अग्र और पश्च महाशिरा अंग से क्या करती है, हृदय तक
क्या करती है, रक्त को लेकर जाती है, तो सेम लसिका भी क्या करती है, किधर से किधर बहती है, शिरा के जैसे अंग से किधर जाएगी, लसिका किधर से किधर बहता है, अंग से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, तो लसिका भी रक्त के समान शरीर में बहता है। शरीर के विभिन्न ऊतक लसिका में क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। ठीक, गैस तथा पदार्थों का विनिमय रक्त व कोशिकाओं के मध्य लसिका के द्वारा होता है। जैसे इसको अगर मैं समझाती हूँ तो जैसे ये ऊतक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रक्त जो केशिका है वो है, केशिका के अंदर रक्त था, ठीक है, वो छनकर आया बाहर, तो ये क्या कहला रहा है, लसिका कहला रहा है। ठीक है, केशिका कहाँ पाई जाती है, वी नो दैट ऊतकों के चारों ओर पाई जाती है। तो अब यहाँ पर चारों ओर क्या हो गया है, लसिका उपस्थित हो गया, तो ये ऊतक जो है वो ऑटोमेटिकली किसमें डूब गया है, लसिका में डूब गया है ना। तो ऊतक जो है वो लसिका के अंदर क्या होता है, डूबा हुआ रहता है। और क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे रक्त तो इधर है और ये ऊतक है, तो पदार्थों का जैसे यहाँ ये केशिका है और ये ऊतक है, ठीक है, ये क्या है, ऊतक है, ठीक है, और रक्त किधर है, इस केशिका के अंदर। अब रक्त O2 लेके आया है, ठीक है, ऊतक के पास क्या है, CO2, है ना। अब रक्त छनकर जब इधर आ जाता है तो क्या कहलाता है बेटा, लसिका कहलाता है, राइट। क्या कहलाएगा, लसिका कहलाएगा। ठीक है, तो लसिका और रक्त के यानी ऊतक और ये रक्त है और ये ऊतक है, इसके बीच में क्या उपस्थित है, इसके बीच में लसिका है। तो पदार्थों का आदान प्रदान, रक्त और ऊतकों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान, जैसे गैस हो गए, हार्मोन हो गए, तो कौन करेगा, लसिका ही करेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर लसिका वाहिनियां शिराओं की तरह होती है। लसिका वाहिनियों में हमेशा अंगों से हृदय की ओर रक्त बहता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, किधर से किधर आता है, शिरा किधर से किधर लाती है रक्त को, अंग से किधर लाती है, हृदय तक लेकर आती है। तो सेम लसिका वाहिनियां भी क्या करती है, जो है लसिका को अंग से हृदय की ओर लेके आती है। बस फर्क इतना है कि शिराओं की अपेक्षा ये इनमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है लसिका वाहिनियों में। लसिका का बहाव लसिका वाहिनियों की भित्ति एवं इधर-उधर उपस्थित पेशियों के संकुचन के कारण होता है। इस तंत्र में अनेक छोटी-छोटी क्या होती है, वाहिनियाँ होती है, लेकिन कुछ बड़ी वाहिनियाँ होती है। देखो ये पूरा लसिका तंत्र दे रखा है, कुछ बड़ी वाहिनियाँ होती है। अभी लसिका और रक्त के अंदर हम लोग अंतर देखेंगे बेटा, लेकिन यहाँ तंत्र की बड़ी रक्त छोटी बहुत सारी होती है, लेकिन बड़ी वाहिनियाँ 2 होती है। एक तो बाईं लसिका वृक्षीय वाहिनी और दाईं लसिका वाहिनी, ठीक है? तो थोरेसिक डक्ट यानी वृक्षीय वाहिनी जो होती है वो बड़ी होती है और दाएं लसिका वाहिनी जो होती है वो बड़ी होती है। यह सिर के दाएं भाग यानी सिर का जो हमारा सिर है उसका जो कौन सा हिस्सा, दायां हिस्सा, ठीक है, गर्दन यानी ग्रीवा, वृक्ष के अतिरिक्त पश्चपाद यानी टांगों से और श्रोणी क्षेत्र से, उदर यानी पेट से। देखो ये कहाँ कहाँ से लसिका ला रही है, सिर के दाएं हिस्से से, ग्रीवा से, छाती के जो छाती वाला रीजन होता है उससे, जो पाँव होते हैं उनसे, जो श्रोणी यानी कमर वाला हिस्सा होता है उससे, पेट व शरीर के आगे वाले हिस्से एवं बाएं भाग, जो बायां भाग होता है सिर का उससे, गर्दन, वृक्ष व अग्रपादों से रक्त लसिका को कहाँ लेकर आती है, वो लेकर आती है और कहाँ किससे जुड़ती है, बाएं अधरेजत्रुक व अधरेजत्रुक शिरा से और आंतरिक ग्रीवा शिरा से प्रारंभ होकर वृक्ष में क्या करती है, खुलती है। मतलब इन स्थानों से लेकर आती है, बाईं अधरेजत्रुक और आंतरिक शिरा ग्रीवा शिरा से ये शुरू होती है। मतलब ये बाईं अधरेजत्रुक है और ये आंतरिक शिरा है। वहां से तो ये वृक्षीय वाहिनी क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है, इस जगह से। और अलग अलग हिस्सों से, शरीर के अलग अलग हिस्सों से जो है क्या करती है, शुरुआत इसकी होती है ना। और लसिका को लेकर आती है। तो कौन कौन से हिस्से, दाएं हिस्सा ग्रीवा, वृक्ष, जो श्रोणी वाला हिस्सा है और जो पक्ष मतलब पांव वाला हिस्सा है, तो वहां से ये लेकर आती है। फिर है दाई लसिका वाहिनी, यह ग्रीवा में स्थित होती है। कहाँ पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है। शरीर के अग्र भाग तथा दाएं सिर, शरीर का आगे वाला भाग होता है उससे, दाएं सिर से, गर्दन से, अग्रपाद यानी हाथों से, और छाती वाले यानी वृक्ष से लसिका को एकत्रित कर कर क्या करती है, लाती है। गर्दन में होती है और इन सारे हिस्सों से ये एकत्रित करके लाती है। ये शिरा खुलती कहाँ है, तो अधरोजत्रुक शिरा व दाई ग्रीवा शिरा जहाँ मिलते हैं, है ना, जहाँ मिलते हैं वहां पर ये क्या करती है, शिरा तंत्र में खुलती है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है लसिका
पर्व। तो लसिका पर्व क्या चीज होती है? तो लसिका पर्व देखो, लसिका वाहिनियों में जगह जगह लसिका गांठें स्थित होती है। देखो डायग्राम के अंदर उन्हें लसिका पर्व कहा जाता है। देखो ये गांठें दिख रही है आपको? ये ये क्या है? लसिका पर्व है। ये गांठें जैसी लसिका तंत्र में गांठों जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? लसिका पर्व कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर लसिका पर्व जो है क्या है? लसिका वाहिनियों में जगह जगह लसिका गांठें स्थित होती है। इन गांठों में क्या पाया जाता है? लसिका कोशिकाओं का जाल। ठीक है, लसिका कोशिकाओं का जाल होगा, प्लस प्लस क्या है? लिम्फोसाइट कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी का प्रकार है लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं और लसिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। मतलब लसिका कोशिकाएं और लिम्फोसाइट कोशिकाएं मिलकर गांठ जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे लसिका पर्व कहा जाता है। लसिका गांठें सिर, गर्दन, बगलों, रागों आदि में उपस्थित रुधिर वाहिनियों के समीप होती है। टॉन्सिल, टॉन्सिल का नाम सुना है? ये जो है गले के अंदर होता है। ये क्या होता है? ये भी लसिका, ये भी क्या है? लसिका जो हमारा पर्व है वो है। फिर है लसिका तंत्र का काम क्या है? तो लसिका रक्त व ऊतकों के मध्यस्थ का कार्य करता है। मतलब रक्त और ये जो ऊतक है उसके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करने में क्या करता है? मदद करता है। लसिका तंत्र अवशोषित पोषक पदार्थों विशेष रूप से वसा, वसीय तथा ग्लिसरोल अम्ल को परिवहन में सहायता करता है। मतलब वसीय जो पदार्थ होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में मदद करता है। ठीक है, आंत से अवशोषित वसा, आंत में जो वसा होता है जो अवशोषित किया जाता है उसको लैक्टियल या शीर वाहिकाओं के माध्यम से लसिका तंत्र में ले जाती है और वहां से शीरा तंत्र में जाता है। मतलब वसा का परिवहन का इसका मेन काम है। तो जो हमारी छोटी आंत होती है वो वसा का जो अवशोषित किया जाता वसा का जो अवशोषण करता है, तो वहां से अवशोषित होकर जो हमारी लैक्टियल वाहिकाएं या शीर वाहिकाएं हैं उनके अंदर इस वसा को डाला जाता है छोटी आंत के द्वारा। फिर ये जो शीर वाहिका है वो लसिका तंत्र में जाती है और वहां से ये शीरा तंत्र में वसा को क्या करती है? डाल देती है। लसिका में उपस्थित श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणु का क्या करती है? भक्षण करती है। अब यहाँ पर ऊपर अगर आप देखते हो तो आपके क्या है? ब्लड के अंदर और जो आपके लसिका है उसमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये लाल रंग का होता है, ये रंगहीन होता है। लाल रुधिर कणिकाएं इसमें रुधिर में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। इसमें बिंबाणु पाए जाते हैं, इसमें बिंबाणु नहीं पाए जाते। प्रोटीन की मात्रा इधर अधिक होती है, इधर कम होती है। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं कम होती है, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं ज्यादा होती है, क्योंकि सारी इसकी तो सारी छनके इधर जा रही है ना, इसलिए। इसमें पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसमें ऑक्सीजन कम होता है। इसमें तरल संयोजी ऊतक है, ये छना हुआ रुधिर है। ठीक है, फिर है कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाती है हमारी किससे? हृदय की जो परिसंचरण तंत्र है बेटा उससे रिलेटेड कुछ अबनॉर्मलिटीज आती है। तो उन अबनॉर्मलिटीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से रोग जो होते हैं वो हो जाते हैं हृदय संबंधित परिसंचरण संबंधित रोग। तो उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, ठीक है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य में क्रमशः प्रकुंचन यानी जो हमारा सिस्टोल यानी हृदय का सिकुड़ना, तो जो सिस्टोल होता है वो कितना होता है? 120 mmHg। और अनुशीतलन मतलब डायस्टोल यानी रिलैक्स होना कितना है? 80 mmHg। मतलब सिस्टोल और डायस्टोल कितना होता है? 120 तो हो गया सिस्टोल, और डायस्टोल कितना होगा? 80 mmHg। ठीक है, 120 सिस्टोल और 80 क्या होगा? डायस्टोल। ये सामान्य है। ठीक है, लेकिन जब धमनी रुधिर का प्रंकुचन दाब, मतलब ये जो 120 है ना, दाब जो मतलब संकुचित अवस्था होती है उस समय धमनी में जो दाब लगता है वो 120 से कितना हो जाता है? 140 mmHg। अथवा उच्च अनुशीतलन दाब, दाब कितना है? 80 है, लेकिन जो है 80 से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है ना। तो जो है अधिक लगातार बना रहता है, तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप में हृदय, मस्तिष्क और वृक्क क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। मतलब 120 नॉर्मल होता है, लेकिन 120 से कितना हो जाता है? 140 के लगभग। और जब रिलैक्स अवस्था में होता है तो धमनियों में दाब कितना होता है? 80 mmHg। लेकिन 80 से अधिक हो जाता है तो ये क्या कहलाती है? हाई बीपी जो है या हाइपरटेंशन इसको हम कहते हैं। ये हृदय, मस्तिष्क और वृक्क पर क्या करती है? प्रतिकूल प्रभाव डालती है। फिर हृदय धमनी रोग, यह रोग एथिरोकांठी या एथिरोस्क्लेरोसिस के रूप में बताया जाता है। मतलब इसको एथिरोस्क्लेरोसिस या एथिरोकांठीय रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह हृदय पेशी को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियां प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है? देखो, हमारी हृदय की जो भित्ति थी
3 भित्तियों से मिल के बना था, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडियोकार्डियम, ठीक है? तो इसको आपको पता है, मैंने पढ़ाया है इसके अंदर कि हृदय की जो भित्तियाँ होती हैं ना, पेरी, मायो और जो एंडोकार्डियम होता है, उसको रक्त पहुँचाने का काम कौन करता है बेटा? कोरोनरी साइनस करती है ना, तो कोरोनरी जो साइनस होती है, वो इसको रक्त क्या करती है, ठीक से नहीं पहुँचा पाती हृदय की भित्तियों को, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस धमनी में या तो कैल्शियम, वसा या कुछ भी जम जाता है ना, तो उसकी वजह से तो धमनी की जो है गुहा क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है, तो इसको हृदय धमनी रोग कहते हैं। फिर है हार्ट फेलियर अलग चीज़ है और हार्ट अटैक अलग चीज़ है, ठीक है? हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि जो हृदय जो है ना? धड़कन जो होती है, हृदय आघात, हार्ट अटैक में धड़कन एकदम रुक जाती है, यानी काम करना ही क्या कर देता है, बंद कर देता है। हार्ट फेलियर में ऐसा नहीं होता। हार्ट अटैक आता है तो काम करना बंद कर देता है, हार्ट बॉडी ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, लेकिन हार्ट फेलियर में ऐसा नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना। इस अवस्था में हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार रक्त की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? ठीक है, यानी इस अवस्था में हृदय शरीर के विभिन्न भागों, यानी हृदय की महाधमनी अंगों तक क्या कर रही है, अंग तक जो है रक्त को क्या कर रही है, पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन रक्त जब हृदय अंगों तक क्या करता है, प्रॉपर तरीके से ब्लड को नहीं पहुंचाता, विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंचा पाता, तो ये कंडीशन हृदयपात कहलाती है। ठीक, इस बीमारी का प्रमुख कारण फुफ्फुस का संकुचन मतलब फेफड़ों का सिकुड़ जाना होता है। हृदयपात हृदय आघात की भांति नहीं होता। हृदय आघात मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, एकदम रुक जाती है। यहाँ पर हृदय धड़कना बंद नहीं करता, बस ये क्या नहीं कर पाता, अंगों तक रक्त को प्रॉपरली नहीं पहुंचा पाता। जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है। और ये क्यों होता है ऐसा? क्यों नहीं हृदय जो है अंगों तक ब्लड को पहुंचा पा रहा है? क्योंकि हृदय को खुद को जो ब्लड मिल रहा था, जिससे इसको पोषण मिल रहा था, वो ब्लड जो है पहुंचाने वाली धमनियां इसको हृदय की भित्ति को प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर रही, ब्लड नहीं पहुंचा पा रही। तो जो धमनी जो कोरोनरी साइनस है, जो हृदय की भित्ति को ब्लड पहुंचा रही थी, ठीक है, तो वो हृदय को प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर रही, कोरोनरी साइनस जो है वो हृदय की भित्ति को जो है ब्लड नहीं पहुंचा पा रही, तो उस वजह से क्या होगा, हृदय जो है प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करेगा तो अंगों तक रक्त नहीं पहुंचा पाएगा। फिर आता है हृदय शूल या एंजीना। हृदय रोग रोग इस रोग में हृदय की भित्ति को रक्त सही प्रकार से क्या है, नहीं मिलता है। ठीक है, रक्त जो है वो सही प्रकार से नहीं मिलता। कोरोनरी जो धमनी में संकुचन अथवा थक्का बन जाता है। कोरोनर धमनी जो होती है, जो रक्त को जो हृदय तक क्या लाती है, रक्त को लेकर आती है, हृदय की भित्ति को रख देती है, तो उसके अंदर कोई थक्का जम जाता है, तो उसकी वजह से हृदय की जो भित्तियां होती है खुद की, उसको रक्त नहीं मिल रहा, तो खुद को, अगर आपको खुद को खाना नहीं मिल रहा तो आप दूसरों को क्या खिलाओगे? तो सेम वही चीज है कि कोरोनरी धमनी जो हृदय को क्या कर रही थी, रक्त पहुंचा रही थी, वो सिकुड़ जाती है या उसमें कोई रुकावट आ जाती है, थक्का जम जाता है, तो ये हृदय की पेशियों तक क्या है, जो रक्त है वो नहीं पहुंचेगा, ऊर्जा नहीं पहुंचेगी हृदय की भित्तियों तक, तो भित्तियों का काम जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, हृदय पेशी को O2 पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, इससे क्या होता है, सीने व कंधे में तीव्र दर्द हो जाता है। इससे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। यह स्त्री व पुरुषों दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है। यह रोग वृद्धा अवस्था व मध्य अवस्था में अधिक होता है, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये ज्यादा होता है। फिर है मायोकार्डियल इंफ्रासिस, या इसको हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। कोरोनरी धमनी जो कि हृदय की भित्तियों को क्या कर रही थी, रक्त दे रही थी ताकि हृदय अच्छे ढंग से काम कर पाए, तो इसके अंदर क्या होता है, अवरोध, या मतलब ब्लॉकेज हो जाती है, तो हृदय की पेशियों को क्या होगा, जो है ऊर्जा नहीं मिलेगी और ये पेशियां क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी और हृदय काम करना बंद कर देता है, तो ये कंडीशन हार्ट अटैक कहलाती है। फिर है कपाटीय रोग। हृदय के कपाट ठीक से कार्य नहीं करते हैं। आपको पता है कौन कौन से कपाट होते हैं, द्विवल्ली, त्रिवल्ली, तो ये कपाट ठीक से काम नहीं करते, तो रक्त वापस क्या हो जाते हैं, उल्टी दिशा में, यानी विपरीत दिशा में। जैसे आलिंद है और निलय के बीच में जो है द्विवल्ली त्रिवल्ली कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। जब आलिंद से निलय में रक्त आ जाता है तो ये कपाट वापस क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पर ये प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होगा तो हृदय में रक्त वापस किधर चला जाएगा, आलिंद में चला जाएगा, ठीक है। तो इस रोग को कपाटीय रोग कहते हैं। इसमें शुद्ध व गंदा रोग आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। फिर है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी धमनी में थक्का बनने से हृदय शूल पेशियों को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता, परिणाम स्वरूप हृदय शूल होता है, दर्द होता है इस समय। हृदय अवरोध अवरोध
हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है? इस रोग में हिंज के बंडल ठीक से कार्य नहीं करते क्योंकि ऐसे नोड से उत्पन्न आवेग नीले तक नहीं पहुंच पाते। आपको पता है यहाँ पर ऐसे नोड होती है, ये सूचना देती है एवी नोड को, और एवी नोड से क्या निकलते हैं? हिंज के समूह निकलते हैं जो कि निलय की भित्ति में जाते हैं। नीचे डायग्राम देख लेना, नहीं समझ में आया तो। ये हमारा एसए नोड है, ठीक है, और ये क्या है? एवी नोड है, ठीक। इससे कौन जुड़ा है? हिंज के समूह जुड़े हुए हैं, ठीक। तो हिंज के समूह जो है वो निलय की भित्ति से जुड़े होते हैं। तो हिंज के बंडल जो है वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे तो निलय जो है वहां तक आवेग पहुंचेंगे ही नहीं, और निलय गति नहीं कर पाएंगे तो परिसंचरण तंत्र यानी निलय सिकुड़ेंगे ही नहीं, तो हृदय की जो गति होती है वो रुक जाती है। फिर है र्यूमेटिक हृदय रोग। यह रोग जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस विरेंडेंस के संक्रमण से होता है। इस रोग के कारण हृदय के कपाट ठीक से कार्य नहीं करते और हृदय पेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। फिर निलय तंतुकता। निलय का प्रत्येक भाग पृथक पृथक संकुचित होता है, मतलब अलग अलग संकुचित होते हैं। अंत में स्वयं व लय जो होती है वो टूट जाती है, मतलब ये पहले सिकुड़ रहा है और ये बाद में सिकुड़ रहा है, तो इससे क्या होता है? जो रिदम है वो चेंज हो जाता है। तो ये भी एक रोग है जिसे निलय तंतुकता कहते हैं। फिर पेरिकार्डियाटिस। जीवाणु के संक्रमण से पेरिकार्डियम में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। जो चारों ओर आवरण होता है ना हृदय के, उसमें सूजन आ जाती है तथा अधिक पेरिकार्डियल द्रव्य क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। पेरिकार्डियल क्या है बेटा? हृदय के चारों ओर उपस्थित आवरण। तो ये सूज जाता है, किससे? जीवाणु के संक्रमण से। और जो द्रव्य पाया जाता है उसकी मात्रा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इससे हृदय जो है आकार में बड़ा हो जाता है और दबाव में रहता है। ये एक घातक अवस्था है। समझ में आ गया? तो ये सारे रोग हो गए। फिर आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, विद्युत हृदय लेखन। विद्युत हृदय लेख का क्या मतलब है? हृदय के हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखित प्रस्तुत करना। हृदय चक्रण के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, यानी जो विद्युत क्रियाएं हो रही है उनको आरेख के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? विद्युत हृदय लेख कहलाता है। ईसीजी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। यानी हृदय के जो चक्र होते हैं उस समय जितनी भी क्रियाएं होती है उनको हम ऐसे आरेखित रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो उसे विद्युत हृदय लेख या हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, और जो उपकरण काम में लेते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। इसमें जो चालक तंत्र के तंतुओं के विध्रुवण व पुनर्द्रवण के रूप में एक आरेख का किया जाता है, बनाया जाता है, और उसके अंदर क्या होता है? पी क्यू आर एस टी जो है वो क्षेत्र क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। पी लहर प्राप्त होती है, क्यू आर एस लहर प्राप्त होती है, और टी लहर प्राप्त होती है। देखो ये पी लहर है, ठीक है, ये क्यू आर एस लहर है और ये टी लहर है, ठीक है। तो क्या होता है? ऊपर उठी हुई ये लहर किसको बताती है? आलिंद संकुचन। आलिंद जब संकुचन होता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो तरंग होती है वो ऊपर उठी हुई होती है, इस तरह से। इसको क्या कहते हैं? पी कहते हैं, ठीक है। आलिंद संकुचन जब होता है तब। फिर क्यू आर एस किसको बताती है? क्यू नीचे की ओर है, ठीक है, आर ऊपर की ओर उठी हुई है, और एस वापस किधर है? नीचे की ओर है। ये लहर नीलय के संकुचन को बताती है। ये किसकी बताती है? नीलय के संकुचन। ये आलिंद के संकुचन को, ये नीलय के संकुचन को, और टी लहर जो है ऊपर उठी हुई लहर है, नीलय संकुचन की समाप्ति का प्रतीक है। नीलय संकुचन जो है वो समाप्त हो गया। संकुचन कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था नीलय का, ठीक है। तो ये समाप्त हो गया, उसको कौन बताता है? ये टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नीलय शीतलन के प्रारंभ को जो है बताती है, ठीक है, यानी संकुचन समाप्त हो गया और शिथिलन क्या हो गया है? प्रारंभ हो गया। तो इसको कौन प्रदर्शित करता है? टी, ठीक है। तो ये हृदय की जो हृदय चक्र चलते हैं, मतलब हृदय चक्र के अंदर जो संकुचन होता है और रिलैक्सेशन होता है, उसको क्या किया जाता है? हम जो है ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, और जो यंत्र काम में लिया जाता है इस क्रिया के लिए वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि चालक तंत्र के तंतुओं के विध्रुवण व पुनर्द्रवण से जो रेखा के विक्षेपण होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, और इसके अंदर हमको क्या होते हैं? लहर प्राप्त होती है, पी
क्यू आर एस और टी। पी किसको बचाएगा? अलिंदों के संकुचन को। पी जो है वो उठा हुआ होता है, टी भी उठा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। क्यू जो है वो नीचे होती है, एस भी नीचे होती है, आर उठी हुई होती है। पी उठी हुई, पी को थोड़ा सा यूं कर दो तो आर भी उठी हुई और टी भी उठी हुई। क्यू और एस जो है वो नीचे गर्त में है, देखो। तो पी आलिंद के संकुचन को, क्यू जो ये जो है क्यू आर एस जो है वो नीले के संकुचन को बताती है, और टी लहर जो है नीले का संकुचन समाप्त होना और नीले के शिथिलन को बताती है। तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।